अपने आप को कल्चरल विंग कहने वाला आरएसएस, अपने आप को एक तरह की नॉन पॉलिटिकल एंटिटी कहने वाला आरएसएस, हर कोई जानता है कि आरएसएस असल में बिल्कुल गैर सियासी नहीं है, बिल्कुल उसका राजनीति से ताल्लुक है। बीजेपी पर आरएसएस की हमेशा से छाप रही है। देखा जाए तो आरएसएस एक मदर है और बीजेपी जो है वो उसका ब्रेन चाइल्ड है। लेकिन जो हालात कहे जा रहे थे इलेक्शन के दौरान ही इस चीज को मॉनिटर किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन आरएसएस एंड बीजेपी, स्पेशली मोदी। और वही हुआ। इलेक्शन के चंद रोज बाद ही जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, उनकी तरफ से बहुत ऐसी अहम बातें की गई। ये तक कहा गया कि इलेक्शन में लैक ऑफ डेकोरम था, मर्यादा का पालन नहीं किया गया, यानी डिग्निटी नहीं दिखाई गई। और दुश्मन में और प्रतिपक्ष में यानी काउंटर पार्ट में फर्क होता है, क्यों ये कहना पड़ा। और इसके साथ साथ मोदी क्यों एंटी मुस्लिम जुबान यूज कर रहे थे, आरएसएस क्यों डिस्टेंस पर थी। ये आरएसएस और बीजेपी का, आरएसएस और मोदी का क्या झगड़ा चल रहा है आपस में, जो बहुत अहम है जानना। तो चाय टाइम पॉलिटिक्स में इसको आज डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चाय टाइम पॉलिटिक्स में व्यूअर्स को वेलकम। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हुसैन जावेद भाई की तरफ। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? जी उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आपको और हमारे तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को आदाब। तो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपने चुना है। इलेक्शन के फौरन बाद जब मोदी ने हलफ भी लिया है, तो सर ये अब जबकि मोदी जीत भी गया है और बीजेपी को कामयाबी भी मिल गई है, तो ठीक है, बहुमत उनको कम मिला है, लेकिन आरएसएस के साथ मसला क्या हो गया? देखिए हसन भाई, आपको याद होगा कि जब हम इलेक्शन के दौरान अपने वीलॉग्स कर रहे थे, जब फेजेस में हो रहा था, हम तब भी ये अतलात साझा कर रहे थे। हम तक इंफॉर्मेशन आ रही थी कि आरएसएस के जो वर्कर्स हैं वो इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बीजेपी के लिए, बीजेपी के वोटर्स को बाहर लाने के लिए, जिस तरह वो 2014 और 19 में या उससे पहले जो है वो करते आए। अब इसकी 3-4 बड़ी वजूहत कही जा रही है। एक बड़ी वजह तो ये कि आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी 100 साल होने वाले हैं इस साल आरएसएस को, उसका जो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसमें वो किसी शख्स को, किसी फर्द को, किसी पर्सन को संघ से बड़ा नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं कि कोई जो संघ से बड़ी हो जाए, कोई पर्सनालिटी ऐसी ना हो। तो अब हुआ क्या कि मोदी, हम जानते हैं कि हर बात में पिछले 2-2.5 साल से मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। वो ऐसा लगने लग गया आरएसएस को, मोदी जो है वो आरएसएस और बीजेपी से भी अपने आप को बड़ा करने जा रहा है। दूसरा ये कि आरएसएस का जो वर्कर है, जो काम करने वाला नीचे लोगों को लेकर आता है वोटिंग बूथ तक, पोलिंग बूथ तक, उसको ये खुद आइडिया हो रहा था कि इन इंतखाबात में, इलेक्शन में मोदी की फिजा कुछ अच्छी नहीं है, तो इसको जरा एक सबक, एक धचका ले जाने दो। ये दो तो मैंने कही पॉजिटिव बातें। एक तीसरी नेगेटिव और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है जो इंडिया के एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। वो ये कि मोदी असल में गुज़श्ता 2.5-3 साल से कोशिश कर रहे थे कि आरएसएस मुकम्मल तौर पर उनके अंडर द थंब, मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में आ जाए। अब ये उलट बात थी, आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। मोदी ये कोशिश करना शुरू हो गए थे कि अब मैं आरएसएस को कंट्रोल करूं। तो ये 2-3 वजूहात थी जो अब बबल बनकर ये फटा है और हमारे सामने। अच्छा, इसमें ये चीजें भी सर साफ नहीं थे कि आरएसएस ने जब अपने तहफुजात का इजहार किया, वो है ये उनकी वो शिकायत थी जो उनकी बीजेपी से थी, जो उनकी मोदी के साथ थी। एक बड़ी जबरदस्त बात कही इसमें, वो ये थी कि हर बंदे को एक सेवक के तौर पे बिहेव करना चाहिए। मोदी जो है इनमें ये सेवक नहीं लग रहे थे, इनमें अहंकार आ गया था, यानी बहुत ज्यादा एरोगेंस आ गई थी। तो आप समझते हैं कि ये जो ताकत का नशा था, तीसरी बार वो दिल्ली के तख्त पर तो आ गए, लेकिन जो हमने पहले कहा कि अब उनमें वो पहली वाली 56 इंच की जो छाती है वो उस तरह से फूली नहीं हुई। तो आपको लगता है कि मोदी को भी रिवर्स होना पड़ेगा दोबारा से?
यानी जो आरएसएस को आपने कहा कि अंडर द थंब कर दें, उस चीज को वापस अपनी जेब में उनको रखना पड़ेगा। इसमें से भी मेरे कहने ना कहने की बात नहीं है। आरएसएस के टॉप के लीडर हैं इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार ने खुद लिखा है बात कि जो लॉर्ड राम है उन्होंने सजा दी है एक एरोगेंट पार्टी को जो अपने आप को राम भक्त कह रही थी। यानी अंदर को जो इंद्रेश कुमार है वो खुद ये बात कर रहे हैं आरएसएस के बीजेपी की तरफ हवाला देते हुए कि बीजेपी को सजा मिली है। उन्होंने अपना कहा है कि लॉर्ड राम ने इस तरह जो है वो सजा दी है। लेकिन मोदी की ये कोशिश मैं इसलिए नाकाम समझूंगा कि आरएसएस ने अपना स्ट्रक्चर ही इस तरह का बनाया हुआ है और बीजेपी के अंदर इंसर्ट ही वो पेनिट्रेट ही इस तरह हुई हुई है कि बीजेपी कभी आरएसएस को अपने अंडर कंट्रोल में नहीं ला सकती। जो मोदी का डिजाइन कहा जा रहा है ना, जिस तरह मैंने पहले कहा था, ये एक थ्योरी चल रही है, इस वजह से फैक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं है। यानी ऐसा मोदी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। हाँ, बीजेपी के लीडर ने यह जरूर कहा, बीजेपी के प्रेसिडेंट ने, कि आपको याद होगा इलेक्शन के दौरान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम खुद मजबूत हो गए। लेकिन आरएसएस का स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अगर मोदी ये कोशिश आप आगे बढ़कर करना भी चाहेंगे तो खुद बीजेपी के अंदर जो आरएसएस के लॉयलिस्ट बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह से लेकर कितने नाम लिए जा सकते हैं, वो खुद इसको नाकाम बना देंगे। अच्छा, कई सर ऐसे भी खबरें सामने आई हैं, आप जरा उस पर भी अपनी ख्याल का इजहार करें कि खुद आरएसएस के अंदर से इस बयान के बाद ऐसी बातें हैं कि ये आरएसएस की बुनियादी सोच नहीं है। ये एक फर्द का बयान हो सकता है कि मूवी में अहंकार आ गया या हमारे दरमियान कुछ फासले हो गए हैं। मजमूई तौर पे ये आरएसएस की सरकारी सोच नहीं है, यानी एक इदारे के तौर पर उनकी ये सोच नहीं कि हमारा मोदी पे बिल्कुल ही अदम एतमाद हो गया। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? सर भाई, आरएसएस जो है ना, एक बड़ी ट्रिकी ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस बड़े बहुत ज्यादा लेयर्स के अंदर काम करती है। आरएसएस बड़ा वो उसके बड़े रूप है, बड़े चेहरे हैं, जिसे नहीं कहते मुखौटे हैं। ये आरएसएस वो वाली आरएसएस नहीं है जिसकी बुनियाद वो रखी गई थी और जो 30s 40s 50s में था। ये आरएसएस जो है ये बड़ी टेक्निकल तरीके से चलती है। देखिए आरएसएस ने किस टेक्निकल तरीके से जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको क्लब किया हुआ है वेलफेयर के सिस्टम के साथ। आप गौर करते हैं ये बात? ये जो आदिवासी हैं, कबायली हैं, कबायली जो इलाके हैं जहां पर इश्यू हो जाए वहां पर वो वेलफेयर के साथ भी रिलेट करती है आरएसएस। तो आरएसएस की अंदर बड़ी लेयर्स हैं और ये हो ही नहीं सकता कि आरएसएस का चीफ बयान दे और उसके पीछे वो आरएसएस की जो पूरी शाखाएं होती हैं और पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसकी सपोर्ट ना हो। ये भी असल में आरएसएस की एक टैक्टिस ही है। ये भी आरएसएस की एक गेम ही है कि ऊपर से बयान दिलाओ और फिर ये कहो कि नहीं ये हमारा पार्टी का मौकफ नहीं है। क्योंकि आरएसएस एक फैकेट वाली, मुखौटे वाली, उसकी बहुत लेयर्स है आरएसएस की। तो ये बात मानी नहीं जा सकती कि ये सरकारी। आप इसमें एक और भी इजाफा करें, ये भी सुनने में आ रहा है कि इस दफा जो इलेक्शन हो, और हम सबको पता है, हम पहले दिन से कह रहे थे कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो सकता है कि 2019 के रिजल्ट ना हो लेकिन मोदी ही आएगा। लेकिन एक बात है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, उनकी जो तंजीम है, उनके जो कारकुनों का तालमेल है, वो नेटवर्क हमेशा बड़ा अच्छा रहा है। इस पर ये भी सुनने में आया कि आरएसएस को इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यार इन्होंने सारा काम खुद ही किया है। इससे पहले जो इनके सेवक थे आरएसएस के, वो भी इनकी शाना बशाना होते थे। इस बार उनको इतना ज़्यादा ग्राउंड पे जाके काम करने दिया नहीं गया जो उससे पहले वो बीजेपी वालों के साथ करते थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें दोनों चीजें हैं क्योंकि मोदी पिछले 10 साल में ये समझना शुरू हो गए थे कि चाहे कोई स्टेट इलेक्शन हो, किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा हो या लोकसभा का इलेक्शन हो रहा हो, मेरे चेहरे पर वोट पड़ता है। यानी ये मोदी के बारे में तासुर पड़ गया था कि मेरा चेहरा होता है चाहे जहां भी इलेक्शन हो रहा हो, जिस भी तरह का इलेक्शन हो रहा हो, इवन नीचे लोकल लेवल का इलेक्शन हो रहा हो, ठीक है, वो हो रहा हो स्टेट का, लोकसभा का, मेरा चेहरा ही जो है वो चलता है। एक तरफ ये बीजेपी और मोदी का घमंड बन गया था कि अब हमें इनकी इतनी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आरएसएस को 2-3 बातें पता थी कि इस दफा इनकी अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा अप्रोच, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आना, ठीक है, इनसे दूर रहो। ना इनको बुलाया गया, ना इन्होंने जो है वो इस तरह किया काम। अब देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मोहन भगवत है वो आप देख रहे हैं वो तरीके से एक्चुअली मोदी की ना उन बातों पर भी थोड़ा सा तरीके से कह रहे हैं कि यार इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिस तरह मोदी ने की कि ये मुजरा मंगलसूत्र छीन
भैंसे छीन लेंगे आपकी, मुजरा कर रहे हैं, मगर सूतर छीन लेंगे आपका। इससे जो है वो आरएसएस को ये हुआ यार कि ये एक्सट्रीम को फलांग रहा है। हमारा जो इतना ज्यादा भारत को, इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है, मोदी ऐसी बातें करके उस एजेंडे को पहले ही खत्म कर रहे हैं। और आप भी ये जानते हैं, अगर मोदी ने 400 पार का नारा ना दिया होता तो राहुल गांधी, अखिलेश या जो इंडिया लाइन्स है वो कभी भी दलित भाईचारे को, मुस्लिम भाईचारे को, SC ST को कभी ना कह सकता कि यार ये बचा लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके राइट्स खत्म कर देंगे। तो ये दोनों तरफ की बातें, एक तरफ आरएसएस खुद नहीं आई एक्टिव होने के लिए और दूसरी तरफ ना बीजेपी ने इनको कहा कि आकर एक्टिव। अच्छा उमर भाई, इसमें एक आखिरी बात जो है, आखिरी सवाल जो है वो ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि असल में जो लोग जो इंडिया में आरएसएस और बीजेपी के ताल्लुकात पे हमेशा से अपनी नजर जमाए रखे हैं, वो ये कहते हैं कि ये इससे कोई बहुत बड़ी आप उम्मीद ना लगाएं कि कोई इनमें कोई डिवोर्स होने वाली है, कोई इनमें सियासी तलाक होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता है। कभी कभार बीवी अपने नखरे दिखाती है और कभी मियाँ उसके नाज उठा लेता है। तो ये एक तरह का टैंगो डांस ही है, जिसमें कभी एक किसी की बाहों में होता है तो कभी दूसरा उसकी बाहों में होता है। तो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि आरएसएस के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है। अगर वो बीजेपी जैसी बड़ी सियासी और इंतखाबी फोर्स से मतलब इस तरह पीछे हटते हैं तो उनके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है। देखें, बीजेपी का और आरएसएस का रिश्ता तो मियां बीवी वाला है। बिल्कुल आप सही कह रही है। आरएसएस उनको प्रोग्राम्स बना कर देती है, उनको आइडियोलॉजीज बना कर देती है, मंशूर बना कर देती है, बिल्कुल। लेकिन आरएसएस का और मोदी का ताल्लुक मियां बीवी वाला हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह मैंने वही कहा कि मोदी भड़ गए थे 1925 से में, जबकि आरएसएस ये 24-25 में जबकि बुनियाद पड़ी, तब से लेकर अब तक कभी आरएसएस और बीजेपी का कोई लीडर अपने आप को किसी ने कहा है यार मैं तो राम का अवतार हूं, मैं तो भगवान का अवतार हूं? किसी ने कहा है? बताएं आप, मेरा आपसे सवाल। किसी बीजेपी के मोदी नहीं, ने जिस तरह कहा, मोदी ने कहा कि मुझे कभी कभार लगता है मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं तो राम का, कोई भगवान का एजेंडा पूरा करने के लिए आया हुआ एक इंसान। मोदी इस हद तक बढ़ चुके थे। तो आरएसएस को यह बात नापसंद। आप आरएसएस का बीजेपी से ताल्लुक तो है, बीजेपी उसकी मजबूरी है और आरएसएस दोनों एक दूसरे की मजबूरी है, लेकिन इसमें मोदी को मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं समझ रहा। आने वाले दिनों में यह सूरत हाल बहुत मजीद इंटरेस्टिंग हो सकती है। आरएसएस बीजेपी के अंदर, जो बीजेपी के लीडर्स कई आरएसएस के बैठे हुए हैं, जो आरएसएस के बड़े वफादार हैं, उनको कुछ चाबी फिरा सकती है, यार इसको मजीद टाइट करो या इस तरह कुछ करो। इसी इस्लाम में एक बात याद रखिए, कुछ साल 1.5 साल बाद टीडीपी की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ कहा जा सकता है कि जी मोदी के अलावा की और चेहरा दे दे बीजेपी का सारा। तो इस चीज को क्या पता फिर आरएसएस भी हाथों हाथ ले। तो आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आरएसएस का मोदी के साथ ताल्लुक, आरएसएस का बीजेपी के साथ ताल्लुक मुकम्मल तौर पर जो है वो इम्पैक्ट डालेगा बीजेपी की पॉलिटिक्स पर, एक तरह के इंडिया की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि मोदी वहां के पीएम है। आने वाले दिनों में टफ टाइम भी मिल सकता है और आरएसएस और मोदी के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो फिर मोदी के लिए टीडीपी को खुश रखना या नीतीश कुमार को खुश रखने से बड़ी चुनौती, बड़ा जो थ्रेट बन जाएगा वो आरएसएस को खुश रखना बन जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। एक तरफ एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी हायरार्किकल जिसकी सब सेटअप है, और दूसरी तरफ मोदी है जो हर चीज में अपने आप को लाते हैं, अपने आप को अवतार कहते हैं। देखते हैं कि ये लड़ाई किस हद तक जाती है और इस लड़ाई में आखिरी हंसी कौन हंसता है। तो ये था आज का वीलॉग हमारा आरएसएस और मोदी के ताल्लुकात को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स को। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।